अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी कर्व्स। सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लेता हूँ NaCl की। मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करना चाहता हूँ। तो अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करता हूँ तो NaCl किस तरह डिसॉल्व होता है उसको देखते हैं। तो NaCl जो है ये अपने आइंस में ब्रेक होगा, सोडियम आयन बनेगा इससे और क्लोराइड आयन बनेगा। ये जब डिसॉल्व हो जाता है तो इसको हम लिखते हैं AQ, मतलब ये एक्वस हो गया, एक्वस फॉर्म में, मतलब डिसॉल्व हो गया अब ये। तो देखें, जब आप किसी भी सब्सटेंस को वाटर में ऐड करते हैं तो दो काम होते हैं वहां पर। एक काम जो होता है कि वो सब्सटेंस ब्रेक होकर अपने आइंस में, मतलब अपने आइंस में चला जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेजोल्यूशन, डिसॉल्व होना। देखिए, जब NaCl डिसॉल्व होगा, ब्रेक होगा, अपने आइंस में सोडियम आयन बना और क्लोराइड आयन बना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन डिसॉल्व हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं, तो अब वो वापस नहीं मिल सकते। बल्कि यहाँ पर ये काम भी हो रहा होता है कि ये आयन्स जो हैं आपस में मिलकर तो वापस सॉलिड NaCl की फॉर्म में भी आ सकते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। लेकिन आपको पता है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो ज़्यादा होगा, रेजोल्यूशन ज़्यादा हो रही है, इसलिए हमें ये प्रोसेस जो है ये अभी फील नहीं हो रहा, हमें नहीं पता चल रहा कि रिक्रिस्टलाइजेशन भी होती है। लेकिन हम बेशक हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, लेकिन ये हर वक्त हो रही होती है। तो डेजोल्यूशन हो रही होती है जब आइंस, एक सॉलिड सब्सटेंस जो है वो आइंस में डिसॉल्व होता है, और दूसरा प्रोसेस होता है कि आइंस जो हैं वो आपस में मिलकर दोबारा जो है ना वो सॉलिड सब्सटेंस में आ जाए, इसको बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। तो देखिए, एक वक्त आएगा कि जब आपको पता है कि जब दो रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हो तो एक वक्त आता है कि जब दोनों का रेट इक्वल हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो दोनों प्रोसेसेस आ गए हैं इक्विलिब्रियम पर। तो इस इक्विलिब्रियम में दो चीजें एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम की हालत में, वो क्या है, सॉलिड सब्सटेंस, और दूसरी चीज कौन सी है इसके साथ, आइंस, जो कि बिल्कुल डिसॉल्व है। तो जब ये इक्विलिब्रियम आ जाता है तो इस दौरान इस इक्विलिब्रियम की हालत में कितना सल्यूट जो है वो वाटर में डिसॉल्व है, वो एक्वस फॉर्म में, वो डिसॉल्व फॉर्म में पड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं हम सॉल्युबिलिटी। क्या मैंने बोला है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट in solution when it is in equilibrium with the solid substance। जी, आपको बात समझ आई है। देखें, मैंने यहाँ पर कहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन सॉल्यूशन कब, when it is in equilibrium with the solid substance। तो जब इक्विलिब्रियम की हालत में कितना सल्यूट, सॉल्यूशन में कितना सल्यूट पड़ा हुआ है, उसको हम बोलते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी। एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि ये इसमें टेम्परेचर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पेसिफिक टेम्परेचर पर हम ये बात कर रहे होते हैं। अच्छा, जो सॉल्युबिलिटी होती है ना, जैसे हमने कहा कि ख़ास टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम की हालत में कितना सल्यूट जो है वो डिसॉल्व है उसमें सॉल्यूशन में, तो इसको सॉल्युबिलिटी, इसको किसी भी नंबर में हमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा ना, कि हमें कोई नंबर मिले कि इतने ग्राम है या इतने ग्राम है, तो हम फिर इसको ना ग्राम्स में जो है ना वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके लिए हमने स्टैंडर्ड रखा हुआ है 100 ग्राम वाटर। हम 100 ग्राम वाटर में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि हम ले लेते हैं वाटर, 100 ग्राम वाटर लेते हैं हम। आप इसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई सल्यूट डिसॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे
मैं एग्जांपल लेता हूँ NaCl की। तो NaCl को जब मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिजॉल्व करता हूँ 100 ग्राम वाटर में, तो ये डिजॉल्व होता है 37.5 ग्राम। तो मैं कहूँगा कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताएं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर NaCl की कितनी सॉल्युबिलिटी, तो आप कहेंगे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर NaCl की सॉल्युबिलिटी है 37.5 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब सॉल्वेंट। इसी तरह कोई और सल्यूट अगर हम लेते हैं, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही अगर हम बात करें, तो कॉपर सल्फेट जो है वो वाटर में डिजॉल्व होता है 14.3 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो कॉपर सल्फेट की 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो सॉल्युबिलिटी है वो कितनी है, 14.3 ग्राम। अच्छा, इसी की अगर हम बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको ले जाएं। अब आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आप कॉपर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी देखना चाहें तो ये होती है 75.4 ग्राम। देखें, जो नेक्स्ट पॉइंट है ना हमारा सॉल्युबिलिटी कर्व्स, उसको मैं यहाँ से जो है ना इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं इधर से स्टार्ट लेता हूँ। आपने पहले पॉइंट समझना है, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे सॉल्युबिलिटी कर्व्स में। तो पॉइंट मेरा ये है कि अगर आप देखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर सल्फेट को, तो वो डिजॉल्व होता है 14.3 ग्राम, जबकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम वाटर ही है, लेकिन और सल्यूट आपका कॉपर सल्फेट ही है, लेकिन अब वो कितना डिजॉल्व हो रहा है, 75.4 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि solubility depends upon temperature, मतलब solubility changes with change in temperature। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन solubility को जो हम डिस्कस करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि हम कर्व्स ग्राफ की मदद से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसकी, तो उनको हम बोलते हैं solubility कर्व्स। अब हम देखते हैं कि solubility कर्व्स क्या है, कितनी तरह की होती हैं और उनको किस तरह आपने एक्सप्लेन करना है। solubility कर्व्स हम कहते हैं कि आप, जैसे अभी हमने लास्ट पॉइंट जो डिस्कस किया तो वो था कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है सॉल्युबिलिटी। तो फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी, मतलब कि आप जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, तो उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी कर्व्स। ये हमारे पास होती हैं दो तरह की, जिसमें पहली टाइप होती है कंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व्स, जबकि दूसरी फॉर्म होती है इसकी डिसकंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व्स। पहले मैं आपको बताऊंगा डिसकंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व्स के बारे में, ताकि आपको जो कंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व्स है वो समझने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि उसमें जो पॉइंट आना है वो उसके लिए आपको ये पहले समझना पड़ेगा। देखिए तो जब हम टेम्परेचर का बनाते हैं, आप टेम्परेचर को रखें एक्स एक्सिस पर और आप सॉल्युबिलिटी को रखें वाई एक्सिस पर, जब हम इनका ग्राफ बनाते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे मैं साल्ट ले लेता हूँ, सोडियम सल्फेट ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल मैं। तो सोडियम सल्फेट का जब मैं ग्राफ बनाता हूँ तो सॉल्युबिलिटी चेंज हो रही है टेम्परेचर के चेंज के साथ। जब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन मैंने देखा कि ये अचानक से इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो सोडियम सल्फेट डॉट 10H2O। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ टेम्परेचर का इफेक्ट, तो इस ऐसे कर्व्स जिसमें शार्प ब्रेक्स आती हैं, शार्प
ब्रेक्स आती हैं, ऐसी कर्व्स को डिसकंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व्स कहते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है कि ये यहाँ पर सॉल्युबिलिटी कर्व्स के दरमियान जो ये शार्प ब्रेक है ये क्यों आई है। देखें, ये शार्प ब्रेक इसलिए आती है क्योंकि आपने एक चीज नोट की है कि यहाँ पर पहले जो साल्ट था वो था सोडियम सल्फेट डॉट 10H2O, मतलब डेकाहाइड्रेट था, जबकि ये एनहाइड्रस साल्ट है। इसमें इस पॉइंट पर एक न्यू फेज जो है वो सामने आई हमारे पास। यहाँ पर क्या ये एक न्यू फेज हमारे सामने आई है। तो क्योंकि अब एक बिल्कुल न्यू फेज सामने आई है, इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी पहली फेज से बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो आप ऐसे अब हम ये पॉइंट भी कह सकते हैं कि जो डिसकंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व्स हैं वो कंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व्स की कॉम्बिनेशन होती है। मतलब कि ये जो हमारे पास कर्व है ये भी एक कंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व है, और ये जो आपके पास सॉल्युबिलिटी कर्व है, क्योंकि इसमें कोई शार्प ब्रेक नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताना है उसके बारे में भी कि कंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व्स क्या होती हैं। तो वो कंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व्स ऐसी होती हैं जिसमें शार्प ब्रेक नहीं आती। तो अगर आप इस एक पॉइंट को देखें सोडियम सल्फेट की, तो इसमें कोई शार्प ब्रेक नहीं है। अगर सिर्फ आप इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं है, इन दो के दरमियान में ब्रेक है। तो ये कॉम्बिनेशन होते हैं, कॉम्बिनेशन of continuous solubility curves। क्लियर होगी बात यहां तक। अब हम बात करते हैं कंटीन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व की, जो हमने यहां पर बताया। तो कंटीन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व में अपनी एक पॉइंट तो आपने समझ लिया कि इनमें नो शार्प ब्रेक्स, इनमें शार्प ब्रेक्स जो हैं वो नहीं होती। अब हम देखते हैं कि शार्प ब्रेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आपने कंटीन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व जो है ना उसको कैसे याद रखना है। देखें, इसमें आप अगर ग्राफ देखें ना बुक पे तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने इस ग्राफ को 3 पार्ट्स में जो है ना वो याद रखना है। इस ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो आपने एक ग्राफ बनाते वक्त एक्स एक्सिस पर रखना है टेम्परेचर, और वाई एक्सिस पे आपने उसी तरह रखना है सॉल्युबिलिटी। ये ग्राफ मैं बना रहा हूं, ये ग्राफ मैं बना रहा हूं कंटीन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व का। तो देखें, इसमें कुछ साल्ट्स ऐसे होते हैं जिन पर टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पर कोई खास इफेक्ट नहीं होता। एक तो आप वो याद रखें, जैसे NaCl है। NaCl एक ऐसा साल्ट है जिसकी सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। आपने अक्सर एक चीज नोट की होगी कि जो NaCl है वो कोल्ड वाटर में भी, ठंडे पानी में भी उतना ही डिजॉल्व होता है जितना कि गर्म पानी में डिजॉल्व होता है। ठीक है, तो ठंडे उसको लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर पर उसकी सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है। इसी तरह आपने जो एक चीज ये याद रखनी है NaCl की, और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि कुछ ऐसे साल्ट्स होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ। जैसे आप एक याद रखें NaNO3, और दूसरा आप याद रखें यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड को। इसके बाद आप जो है 2 एग्जाम्पल ये याद रखें। एक आपने याद रख ली कि जिन पर सॉल्युबिलिटी का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, और 2 मैंने आपको बताइए कि जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ साल्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो उसमें आप एक एग्जांपल याद रख लें, सीरियम सल्फेट। तो ये हमारे पास जो है सॉल्युबिलिटी कर्व्स हैं, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी कर्व्स, जिसको हमने एक्सप्लेन किया। यहाँ पर एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड की। तो कैल्शियम क्लोराइड की एग्जांपल में अगर आप देखें तो हमारे पास कैल्शियम CaCl2.6H2O, एक हमारे पास कर्व ये आती है। फिर
दूसरी सॉल्युबिलिटी कब हमारे पास आती है जिसको कंबाइन करते हैं तो CaCl2.4H2O, और तीसरी सॉल्युबिलिटी कब भी होती है जिसको हम इसके साथ मिलाते हैं तो हमारे पास शार्प ब्रेक्स आती हैं, इस वजह से इनको डिसकंटिन्यूअस कर्व्स कहते हैं। तो ये CaCl2.2H2O। तो ये था हमारा टॉपिक आज का। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।